Good evening, friends. So, today we have ABFM Module C Top MCQs. फटाफट ज्वाइन करिए, क्लास स्टार्ट की जाए। जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं, पहले क्वेश्चन पर चला जाए। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, नमस्ते। इन 3 स्टेज मॉडल ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में 2 स्टेज 3 स्टेज ऐसे मॉडल्स होते हैं। द सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ विल बी, तो इसमें जो 3 स्टेज मॉडल होगा, 3 स्टेजेज होती हैं ग्रोथ की। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या स्थिति रहने वाली है, सवाल ये है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं आंसर करिए फ्रेंड्स फटाफट। ध्यान रखें, एबीएफ में इतना गहराई में या एबीएफ जाता नहीं है, जितना सिलेबस है उस हिसाब से। इवन आप क्वेश्चंस भी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर हैं जिनके ज्यादा क्वेश्चन होते ही नहीं है इनमें, तो ऐसे ही है। देयर विल बी डिक्रीज इन लीनियर फैशन, ये होता है। मतलब 3 स्टेज मॉडल ये मानता है कि शुरुआत में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, बहुत तेजी के साथ ग्रो होता है, बहुत तेजी के साथ वो बढ़ेगा, एकदम बेजूज वाली स्थिति समझ लीजिए। इट विल गो रॉकेट की तरह। फिर ये थोड़ा सा डिक्रीज जो है कहीं ना कहीं लीनियर फैशन में ऐसे घटने की कोशिश करता है। फिर जब आदमी को समझ में आता है कि अच्छा ये गड़बड़ हुई है, उसको वो जब ठीक करता है तो दोबारा से फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। लेकिन इस बार जो है ग्रोथ उतनी रॉकेट जैसी ना होकर के स्टडी ग्रोथ होती है। तो ये होती है फ्रेंड्स 3 स्टेजेस इसकी। तो ये दूसरी स्टेज है, देयर विल बी डिक्रीज इन अ लीनियर फैशन। देयर विल बी डिक्रीज इन अ लीनियर फैशन इज 3 स्टेज मॉडल। ये देखिए 3 स्टेज मॉडल में इट प्री सपोज दैट देयर विल बी एन इनिशियल टाइम ऑफ स्टेबल हाई ग्रोथ। शुरुआत में स्टेबल तौर पर बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। सेकेंड पीरियड ऑफ ग्रोथ जो आएगा उसमें डिक्रीज होगी लीनियर फैशन में। और जो थर्ड फेज या थर्ड एरा आती है उसमें स्टडी लो ग्रोथ होती है, जो कि लगातार जो है चलती रहती है। मतलब उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा, ग्रो यहां पर भी करेगा लेकिन धीरे धीरे लाइफ टाइम जो है ग्रो करता हुआ चला जाता है। What are the common multiples utilized in direct comparison method? डायरेक्ट कंपेरिजन मेथड में कौन से कॉमन मल्टीपल्स यूटिलाइज किए जाते हैं?
फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, मैं बस वेट कर रहा हूँ, नहीं तो बाद में क्लास छूट जाता है क्वेश्चन। तो कॉमन मल्टीपल जो यूज किए जाते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच में, एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, कंपनी वैल्यू टू ईवीआईटी, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। प्राइस टू इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर। तो 3 छोड़ करके बाकी सारे के सारे ये 5 मल्टीपल यूटिलाइज होते हैं, ठीक। पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो है ये आपका। सो कॉमन मल्टीपल जो डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में, एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, कंपनी वैल्यू टू ईवीआईटी, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू सेल, इतने सारे यूज होते हैं। इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड डेवलप किए गए थे किसके द्वारा? आईवीएस। इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड जो थे वो किसने डेवलप किए थे? तो ये डेवलप किया गया है इंटरनेशनल एसेट्स वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमेटी द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इंटरनेशनल एसेट वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स कमेटी द्वारा इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया गया है। सो ए इज आंसर हियर। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने कई बार सॉल्व किया होगा, पर फिर भी पूछते हैं, सो वी नीड टू सॉल्व इट। मैंने ही मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया होगा, आप ट्राई करें, ना बात बने तो मैं बताता हूं। तो देखो इसमें फार्मूला जो होता है, हमें क्या निकालना है? फेयर प्राइस ऑफ द शेयर। तो फेयर प्राइस शेयर P0 अगर हो तो ये होता है D1 अपान R माइनस जी। D1 क्या है? नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड पे किया जाएगा अगले साल, ठीक है। अगर मान लो करंट ईयर का या पिछले ईयर का दिया हो तो D0 उसको बोलते हैं, और D0 अगर आपको पता हो तो उसकी सहायता से D1 निकालने के लिए D1 इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सीधे दिया हुआ है कि फर्म विल पे ₹4 नेक्स्ट ईयर, अगले साल का खुद ही दे रखा है, तो यानी D1 हमारे पास ₹4 दिया हुआ है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप रिटर्न में चाहते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16% है तो 0.16 हो जाएगा। और जी क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ किसकी? जो डिविडेंड है। और यहां लिखा हुआ कि द डिविडेंड विल रिमेन सेम फॉर कमिंग ईयर, यानी कि अगले साल भी डिविडेंड सेम रहने वाला है, तो 0 हो जाएगा। अगर लिखा होता कि जो डिविडेंड है वो 5% से बढ़ेगा, मान लो यहाँ 5% लिखा होता कि डिविडेंड विल इंक्रीज विद 5%, तो अगर 5% लिखा होता तो यहाँ पर 0.505 लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर बस इतना ही होता है, उठा करके वैल्यू केवल पुट करनी है। सो P0 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई R का मतलब 0.16 माइनस 0, तो P0 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू ये आपका फ्रेंड 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इट इज, ठीक है।
बस ध्यान रखने वाली बात ये यहाँ पर क्या है कि डिविडेंड नेक्स्ट ईयर वाला फार्मूले में D1 है अपान R-G है। बस D1 अगले साल का जो है डिविडेंड है, R क्या है जितना रिटर्न कस्टमर चाहता है, G क्या है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से या जिस जो है रेट से हमारा डिविडेंड ग्रो करेगा। Which financial model is commonly used for valuation of options and can also be applied for valuation of warrants, assuming dividends and dilution effects are ignored? सवाल यह है कि कौन सा फाइनेंशियल मॉडल है जो ऑप्शंस के वैल्यूएशन के लिए और वारंट के वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। आंसर करिए फ्रेंड्स, जो जितने लोग ज्वाइन उस हिसाब से आंसर नहीं कर रहे सर, कम से कम ट्राई तो लीजिए। गलत होगा तो क्या हुआ, गलत होगा तो गलत होगा, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि हाँ हम अगर अंदाजा भी ले रहे हैं, गेस भी मार रहे हैं तो कितने गलत हो रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड डू दैट। ओके, तो ये सर ब्लैक स्कॉलस मॉडल है, ठीक है, ब्लैक स्कॉलस मॉडल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये ब्लैक स्कॉलस मॉडल। Which one of the following is not a primary approach towards corporate valuation as per the International Valuation Standard 105 norms? मतलब IVS, अभी मैंने बताया था ना IVS किसने डेवलप किया है, एक क्वेश्चन हमने देखा था, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड किस कमेटी ने डेवलप किया है, तो IVS 105 के तहत कारपोरेट वैल्यूएशन का तरीका नहीं है। कौन सा? इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, मार्केट अप्रोच, डेट अप्रोच। तो सर कारपोरेट वैल्यूएशन के 3 तरीके होते हैं, इनकम अप्रोच है, मार्केट अप्रोच है, कास्ट अप्रोच है। डेट अप्रोच नहीं है। डेट अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो ये 3 है, इनकम अप्रोच, कास्ट अप्रोच और मार्केट अप्रोच। Which of the following is not a multiple used in equity valuation multiple models? इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल्स में कौन सा मल्टीपल नहीं यूज होता है? पीई मल्टीपल, पीबी मल्टीपल, पीएस मल्टीपल, पीईबीआईटी मल्टीपल। ये होता है पीई प्राइस टू अर्निंग, पीबी प्राइस टू बुक वैल्यू, पीएस प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू ईबीआईटी। तो कौन सा मॉडल नहीं यूज किया जाता है, मल्टीपल नहीं यूज किया जाता है इक्विटी वैल्यूएशन में? ये नहीं यूज होता है फ्रेंड्स। ओके, बाकी ये तीनों यूज होते हैं, इवन और भी हैं बट ये 3, ठीक है, ये तीनों यूज होते हैं, ये नहीं यूज होता है। तो यूज कौन कौन से होते हैं? सो हियर इज द लिस्ट। देखिए ये होता है पीई मल्टीपल यूज होता है किसमें? इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल में। पीबी मल्टीपल, पीएस मल्टीपल, पीईजी, आगे एक क्वेश्चन भी करेंगे पीईजी पे, पूछा हुआ है, रिलेटिव पीई रेशियो, इतना। ये 5 मल्टीपल होते हैं जो यूज होते हैं। Which is not an internal environment analysis tool? ये मॉड्यूल ए का क्वेश्चन है पर छूट गया था तो इसको मैं दोबारा से करवा दे रहा हूं। इनमें से कौन सा इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस का टूल नहीं है? तो गैप एनालिसिस, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी चीजें होती हैं। सेंसिटिविटी जो है नहीं यूज की जाती है इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए। सेंसिटिविटी
एक टूल नहीं है इंटरनल इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए, ठीक है। 3 तरीके होते हैं, गैप एनालिसिस, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट होता है। तो ये भी ध्यान रखें, स्वॉट का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मॉड्यूल बी का क्वेश्चन है, पे बैक पीरियड वाला। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, एक और ले आया हूं जो एग्जाम में पूछा गया था, तो एक और क्वेश्चन है आपके लिए। सवाल है कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं आपने। यील्ड जो है, प्रॉफिट होता है सालाना 1.5 लाख रुपए का आफ्टर डिप्रिसिएशन, जिसमें 10% का डिप्रिसिएशन लागू हो चुका है, ठीक है। बट बिफोर टैक्स एट 50%, लेकिन टैक्स नहीं पे किया गया है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है आपको 1,50,000 दिया हुआ है। सवाल आपसे पूछा गया पे बैक पीरियड कितना होगा, तो कुल मिलाकर के हमको ये पता करना होगा कि ये प्रोजेक्ट साल भर में कमा के प्रॉफिट कितना देता है। दूसरा, कुल कितना इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए, तो मैंने लगाया है 10 लाख रुपए, और हर साल ये कितना कमाता है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए कमाता हो एग्जाम्पल के तौर पर, तो 5 साल लगेंगे, बस यही है। तो कितना कमाता है साल में, ये इस सवाल को ढूंढ लीजिए, बस यही आंसर है, ठीक है। तो कमाता है कितना, उसके लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 1,50,000, लेकिन इसमें कितना है, टैक्स कितना देना है, बट बिफोर टैक्स एट 50%, लेकिन टैक्स नहीं पे किया है, तो 50% का टैक्स पे कर देंगे हम उठा करके, तो क्या हो जाएगा, 75,000 रुपए टैक्स पे कर दिया जाएगा। इसका 50% निकाल लीजिए, 75,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा PAT, 75,000 ही बचेगा ना, 1.5 लाख में से 75,000 75,000 रुपए बचेगा। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स पे करने के बाद में 75,000 कमा रहे हैं, प्लस डेप्रिसिएशन भी जोड़ देंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके का कैश है जो हमारे पास आता है, ठीक है। भले ही नकदी नहीं मिलती, पर वो भी हमारा कैश इनफ्लो है। डेप्रिसिएशन कितना है, 10 लाख रुपए का 10%, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 1 लाख जो है डेप्रिसिएशन से कमाया हमने, 75,000 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो कुल मिलाकर के 1,75,000 रुपए का कैश इनफ्लो हुआ पूरे साल में, ठीक है। तो एक साल में हम 1,75,000 रुपए का कैश इनफ्लो कर रहे हैं, तो 10 लाख कमाने में हमें कुल कितना समय लगेगा, सवाल यही था आपके लिए। सो हियर इट इज 5.71 ईयर्स में आपका पूरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अगर कुछ कमी रह गई होगी पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में, तो यहाँ पर वो जरूर से जरूर पूरी हो जाती कि हाँ ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। समझ में आई बात ना। देखो हमने कितना इन्वेस्ट किया है, 10 लाख रुपए, कितना इन्वेस्ट किया है, 10 लाख रुपए। बस हमको ये पता करना है एक साल में कितना कमाते हैं। तो कमाने के लिए इन्होंने बताया भाई कि जो है 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन उसमें 50% का जो टैक्स है वो भी पे नहीं किया गया, तो टैक्स पे कर देते हैं, कोई बात नहीं है। चलो 75,000 रुपए का टैक्स सरकार को दे दिया हमने। अब मेरे पास कितना बचा, सिर्फ 75,000 रुपए का ही प्रॉफिट बचा। कमाता मैं 1.5 लाख हूं, लेकिन 50% टैक्स दे दिया। सो नाउ आई हैव इज 75,000 रुपए, ठीक है। 75,000 रुपए प्रॉफिट हुआ। बस यहाँ पर एक और फंडा है जो डेप्रिसिएशन वाला, कि भाई डेप्रिसिएशन भी हमारा इनफ्लो है, उसको जोड़ लेते हैं। तो 10 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन 10% का लगेगा, तो 1 लाख रुपए का कैश फ्लो और हो जाएगा। कुल मिलाकर के 1,75,000 रुपए का कैश फ्लो हो जाएगा हमारे पास में। तो एक साल में 1,75,000 रुपए आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के 5.71 ईयर में हमारा पूरा पैसा निकल जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला भी देख लीजिए, पता चले एग्जाम में ना। ध्यान रखिएगा, पे बैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है और पर ईयर कैश इनफ्लो कितना है। If the fixed cost of a business activity exceeds the variable cost during the same period, the business leverage is said to have। अगर जो है फिक्स कॉस्ट जो है एक्सीड कर जाती है वेरिएबल कॉस्ट से, तो जो बिजनेस लेवरेज है वो किस स्थिति में है। हाँ, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट में आएगा। यस यस यस,
तो यहाँ पर हाई ऑपरेटिंग लेवरेज होगा फ्रेंड्स। ओके, क्या स्थिति होगी? हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। सो बी इज आंसर। देखो, ऑपरेटिंग लेवरेज रेफर्स टू द डिग्री टू व्हिच अ फर्म यूजेज फिक्स कॉस्ट इन इट्स ऑपरेशन। ऑपरेटिंग लेवरेज रेफर करता है कि किस हद तक जो है हम अपने ऑपरेशन में फिक्स कॉस्ट को यूज करते हैं। और व्हेन फिक्स कॉस्ट आर हाई रिलेटिव टू वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपके फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो स्मॉल चेंजेज इन सेल्स, अगर सेल में थोड़ा भी चेंजेज होगा तो उसकी वजह से लार्ज चेंज आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो कि इंडिकेट करता है हाई ऑपरेटिंग लेवरेज की तरफ। तो अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा है वेरिएबल कॉस्ट से तो वो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज को इंडिकेट करता है। पीईजी रेशियो का करेक्ट फार्मूला क्या है? पीईजी रेशियो, पीईजी रेशियो का फार्मूला एग्जाम में पूछा था इन्होंने, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो बोलते हैं फ्रेंड्स, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो बोला जाता है इसको। एकदम देखो, कहीं कुछ डिटेल में नहीं गया, सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा कि तुम पीईजी का फार्मूला केवल बता दो, देख रहे हो, और फिर भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनती है। आप ध्यान देंगे इस बात को। तो ये है सर पीईजी रेशियो, पीई रेशियो अपॉन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, पीई रेशियो अपॉन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट। सवाल ये होगा आपके मन में कि पीई रेशियो क्या होता है? तो पीई मल्टीपल कहें या पीई रेशियो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इनमें से कौन सा इंटेंजिबल फिक्स एसेट का एग्जाम्पल नहीं है? ये आसान सा क्वेश्चन है। खैर, इंटेंजिबल एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको छुआ ना जा सके, है ना। तो इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल नहीं है? माइनिंग लीजेस, लीज, स्पेक्ट्रम जो कि टेलीकॉम में यूज होता है, पेटेंट, मशीनरी एंड प्लांट। ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, क्योंकि ऑप्शन ऐसा है, मशीनरी एंड प्लांट जो है आपका टेंजिबल एसेट है। ओके, लेकिन ध्यान रखें माइनिंग लीज जो होती है वो आपका इन टेंजिबल एसेट होती है। ओके, सो हियर द क्वेश्चन, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर स्टॉक एंड डेट अप्रोच, यानी कि स्टॉक और डेट अप्रोच के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बेसिकली ये सवाल है आपसे। स्टॉक एंड डेट अप्रोच के बारे में कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, मतलब इनमें से? तो देखो, ये होता है फ्रेंड्स कि स्टॉक एंड डेट अप्रोच कहती है कि अगर कंपनी की सिक्योरिटीज ट्रेड कर रही है पब्लिक एक्सचेंज पर, तो जो कंपनी की वर्थ है, अगर उसकी मूल्यांकन वैल्यू जाननी है, वर्थ जाननी है, तो सिंपली ऐड कर दीजिए क्या, करंट मार्केट वैल्यू को ऑफ ऑल इट्स आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज। बस जितनी भी इसकी आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज हैं उसकी करंट मार्केट वैल्यू को जोड़ लीजिए, तो आपका काम बन जाता है, उसकी वर्थ पता चल जाती है। सो डी इज द आंसर।
Which of the following method is not used to determine the value of a firm? फर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड नहीं यूज होता है? एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच, स्टॉक एंड डेट अप्रोच, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच। तो ये नहीं होता फ्रेंड्स, ओके। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रोच नहीं यूज किया थी। बाकी 4 मेथड होते हैं जो यूज किया था फ्रेंड्स, ये हैं चारों के चारों। एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच से फर्म का वैल्यूएशन किया सकता है, वैल्यू पर पता की सकती है। स्टॉक एंड डेट अप्रोच से, डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच से, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच से। ठीक, तो ये 4 तरीके होते हैं, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है पीई रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपसे कहा गया है, कैलकुलेट पीई रेशियो। तो ये कास्ट ऑफ इक्विटी है, ये सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये कास्ट ऑफ इक्विटी है, ये डिविडेंड पे आउट या पे आउट रेशियो भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पीई रेशियो का फार्मूला क्या होता है? इसको ऐसे लिखते हैं, पी जीरो अपान ई वन इक्वल टू 1 माइनस बी अपान आर माइनस आर ओ इंटू बी। ठीक है, ठीक है। जहां पर आर क्या होता है, यह चाहे इसे फ्रेंड्स आर लिखिए या इसको जो है सीओई भी लिख सकते हैं, कास्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कास्ट ऑफ इक्विटी को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। जो आपका ये डिविडेंड पे आउट है फ्रेंड्स, इसको 1 माइनस बी से डिनोट करते हैं। तो बी क्या होता है? बी होता है रिटेंशन रेशियो। क्या होता है? रिटेंशन रेशियो। बी जो है रिटेंशन रेशियो होता है। ठीक है, तो 1 माइनस बी, आर को कास्ट ऑफ इक्विटी माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू बी। बी कितना है हमारा? देखो 1 माइनस बी इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा डिविडेंड पे आउट या पे आउट रेशियो है, 40% है, उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइनस बी इक्वल टू 0.4 है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। बस वैल्यूज उठा करके कल रखनी है। 1 माइनस बी हमें पता है 0.4 है, डिवाइडेड बाई आर यानी कि कास्ट ऑफ इक्विटी है 12%, यानी 12% नहीं रखेंगे, 0.12 रखेंगे, माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी ये हमें दिया हुआ है 18%, यानी कि 0.18 कह लीजिए। ठीक है, इंटू बी। बी कितना है हमारा? 0.6। बस फ्रेंड्स इसको कल कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0.4 अपान 0.12 माइनस 0.18 इंटू 0.108।
तो ये आ जाएगा 0.04 अपान 0.012। ये आ जाता है 33.33 के आसपास में ये निकल करके आता है। ठीक है, फिर से करते हैं, कोई बात नहीं है। हमें पीई रेशियो निकालना है। पीई रेशियो का फार्मूला होता है सर 1 - बी अपान कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इसी को स्मॉल आर से भी लिखा जाता है फार्मूले में, माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 18%, नहीं 12%, ठीक है 12% दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये आपको दे रखा है कितना, 12%। तो ये दोनों पता है, सवाल सिर्फ ये बचा कि बी क्या है, बी फॉर बॉम्बे क्या है। तो बी फॉर बॉम्बे जो होता है फ्रेंड्स, बी इक्वल टू रिटेंशन रेशियो होता है। क्या बोलते हैं इसको, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, इसे डिविडेंड पे आउट या इसे पे आउट रेशियो बोला जाता है। पे आउट रेशियो कितना है, 40% को 0.40 लिख देंगे। ठीक है, ये रिटेंशन रेशियो कह लीजिए, या इसी को फ्रेंड जो है 1 - बी भी कहा जाता है। 1 - बी भी कहा जाता है। रिटेंशन रेशियो को, पे आउट रेशियो को 1 - बी कहा जाता है। तो अगर बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0.6। जो बी है यही रिटेंशन रेशियो है। ठीक है, तो हमारा 1 - बी 0.4 है, और बी कितना है, 0.6 है। उठा करके केवल वैल्यू रखनी है फ्रेंड्स, ओके। बी की वैल्यू 0.6 है, तो उठा करके अब यहाँ 1 - बी की जगह हम क्या रख देंगे, 0.40। यहाँ बी की जगह पर क्या रख देंगे, 0.6। अब ये 12% है तो 0.12, और ये 18 कितना था, रिटर्न ये 18% था, तो 0.18 करेंगे और इसको 0.12 करेंगे, वैल्यू उठा करके रख देंगे। और हाँ कोई बात नहीं है, बस ठीक है, ये इसका फंडा होता है सर। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है इसको। आपको डिविडेंड पे आउट जो दिया है ये बस समझ लेना कि ये 1 - बी की वैल्यू दे रखी है 0.4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6। बस उठा करके फार्मूले में पीई रेशियो 1 - बी अपान कास्ट ऑफ इक्विटी माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू बी। 1 - बी यानी कि 0.6, ये हमारा बी हो गया। कास्ट ऑफ इक्विटी ये है 0.12 माइनस रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 18%, 0.18 इंटू आपका बी, सिंगल बी है 0.6। बस कैलकुलेशन करनी होती है। बी सर रिटेंशन रेशियो कहलाता है, स्मॉल बी जो है रिटेंशन रेशियो कहलाता है। और ये जो आपका डिविडेंड पे आउट है इसे पे आउट रेशियो बोला जाता है, पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, ये है, देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि रिटेंशन रेशियो ज्ञात करिए 1 - डिविडेंड पे आउट, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में जी यानी कि ग्रोथ रेट, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू रिटेंशन रेशियो यानी बी, ROE इंटू बी कहते हैं। फिर ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद में फार्मूला लगा देंगे पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो जिसे हमने 1 - बी कहा वो पे आउट रेशियो है। कास्ट ऑफ इक्विटी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होती है या COE, और ग्रोथ रेट अभी हमने निकाला था ROE इंटू बी से, है ना। देखिए तो वही चीज है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपसे हो जाए वैसे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है। डाटा डिस्क्राइब एज द वैल्यू ऑफ एन एसेट आर द कंप्लीट बिजनेस एंटिटी एज एस्टेब्लिश बाय द बुक्स आर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो डॉट डॉट मतलब हुआ बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, या मार्केट वैल्यू, या कॉस्ट वैल्यू। तो डॉट डॉट वैल्यू डिस्क्राइब एज द वैल्यू ऑफ एन एसेट आर द कंप्लीट बिजनेस एंटिटी एज एस्टेब्लिश बाय द बुक्स आर फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक के द्वारा या कंपनी के फाइनेंशियल्स द्वारा किसी पर्टिकुलर एसेट की जो वैल्यू है उसको किससे डिस्क्राइब किया जाता है, तो यस इट विल बी डिस्क्राइब बाय बुक वैल्यू। मार्केट में क्या चल रहा है उससे मार्केट वैल्यू डिस्क्राइब होती है। मार्केट वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू की बात यहां पर नहीं हो रही है, ये बात बुक वैल्यू की कर रहा है। NOPLAT नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स का फार्मूला बताएं।
नॉपलेट, तो ये होता है फ्रेंड्स ईबीआईटी माइनस टैक्सेस ऑन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स ऑन ईबीआईटी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स, ठीक है, ईबीआईटी माइनस टैक्सेस ऑन ईबीआईटी। इन्वेस्टमेंट 20 लाख की हुई है प्रोजेक्ट में 5 साल के लिए, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, कुछ बचे बचेगा नहीं, टोटल इनकम 5 लाख रुपए की होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाएगा डिप्रिसिएशन के लिए। तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पर कैलकुलेट करिए ARR। मुश्किल है सर, टॉप एमसीक्यूज मात्र पढ़ने से नहीं बात बनेगी। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट पर ईयर डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। अब सवाल यह है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, तो देखो ये कह रहा है कि टोटल इनकम 5 लाख रुपए की हुई है। अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए की हुई है कितने साल में, 5 साल में, तो यानी एक साल में कितना इनकम हुई या प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए का। तो एवरेज प्रॉफिट ये हो गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, हमने शुरुआत में 20 लाख इन्वेस्ट किया, लास्ट में कोई वैल्यू नहीं बची तो जीरो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू इज जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट फाइनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 10 लाख रुपए। यहाँ पर 10 लाख रुपए हो जाएंगे इंटू 100, ठीक है। बस इसको इससे करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ काटेंगे 10%, 10%। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सर मॉड्यूल सी और डी दोनों ही डिफिकल्ट हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो, लेकिन अच्छी बात यह है ना कि मतलब आईआईबीएफ बहुत ज्यादा अंदर अभी जो है घुसता नहीं है। डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच इज यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, जून 2024 और दिसंबर 2024 दोनों में रखा गया था कि डायरेक्ट कंपैरिजन जो मेथड होता है वो नॉर्मली किस चीज के वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है। हाँ, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड जनरली रियल एस्टेट वैल्यूएशन के लिए यूज किया जाता है, रियल एस्टेट के वैल्यूएशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक आईआईबीएफ रख चुका है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच अप्लाई की जा सकती है क्या डिटरमाइन करने के लिए।
हम प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर में जो कैश फ्लो होने वाला है, भविष्य में जो पैसा मिलेगा उसकी वर्तमान में वैल्यू क्या है। भविष्य में आज से 10 साल बाद तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, आज उसकी वैल्यू क्या है। दैट इज द क्वेश्चन हियर डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच का। When modifying book value of intangible assets, one of the factor in valuation is the 10-year useful life, original value, remaining life, replacement value. तो ये होता है फ्रेंड्स, रिमेनिंग लाइफ जो है मैटर करती है, रिमेनिंग लाइफ। वैल्यूएशन ऑफ ईच ऑफ दीज एसेट्स, यानी कि जो हमारा ये देखिए सॉफ्टवेयर हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, माइनिंग लीज हो गई, लाइसेंस हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। पढ़ लीजिए एक बार, काम आ सकता है। और उसके बाद में इन सबका वैल्यूएशन डिपेंड करता है फैक्टर्स लाइक इसकी बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस, यूटिलिटी, रिमेनिंग लाइफ वगैरह पर डिपेंड करता है। फार्मूला टू डिटरमाइन ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। सही है। तो ये नॉपलेट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल होता है नॉपलेट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल। और अभी हमने ये देखा था नॉपलेट का क्या था, EBIT माइनस टैक्सेस ऑन EBIT, EBIT माइनस टैक्सेस ऑन EBIT, इसका फार्मूला भी हमने देखा था कि इसका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स का भी फार्मूला हमने देखा था। Which of the following valuation technique is best for evaluating an owner occupied non-income producing and residential bungalow? एक बंगला है, घर है जो कि ओनर ऑक्युपाइड है, यानी मालिक उसमें खुद रहता है, उसमें कोई इनकम नहीं जनरेट होती, रेजिडेंशियल बंगलो है, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी टेक्निक आप यूज करना पसंद करेंगे, सवाल ये है। तो ये करेंगे हम, डायरेक्ट सेल्स कंपैरिजन मेथड को यूज करेंगे। डायरेक्ट सेल्स कंपैरिजन मेथड को, पड़ोसी का बंगला कितने में बिका है उतने में ही हम भी बेचने का प्रयास करेंगे, यही रहेगा इसमें। ओके, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल या उसे ही PE मल्टीपल कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या है। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। ठीक है, हमने इसका जिक्र किया था जब PEG रेशियो पढ़ा था, तो वहां पर क्या था, PE रेशियो था डिवाइडेड बाई समथिंग, यहाँ पर और था, वहां पर PE रेशियो का मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर हमने बात करी थी। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। When a smaller
unlisted company takes over a larger publicly listed company, this scenario is known as। देखो मर्जर पढ़ लीजिएगा सर, मैं यहाँ ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ आपके लिए, लेकिन यू शुड नो अबाउट द मर्जर। 5-6 तरीके के मर्जर होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, है ना, रिवर्स, इस तरीके के मर्जर्स होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ करके एग्जाम में बैठे, यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। ओके, मैं एक लेकर आया हूँ, बट आपको सारे जानने चाहिए एग्जाम में। तो कोई छोटी सी कंपनी है जो अनलिस्टेड है, उसकी उतनी ऐसे तो औकात नहीं है, और वो एक बड़ी कंपनी जो कि पब्लिकली लिस्टेड है, जिसका शेयर मार्केट में भी डंका बजता है, उसको जो है एक्वायर कर ले, है ना, टेक ओवर कर ले, तो इसे फ्रेंड्स रिवर्स मर्जर कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? रिवर्स मर्जर कहते हैं। यहां पर क्या है, स्टॉक एंड डेट अप्रोच को यूज करके, आपको स्टॉक एंड डेट अप्रोच को यूज करके टोटल मार्केट वैल्यू पता करनी है कंपनी की। स्टॉक एंड डेट अप्रोच को यूज करके टोटल मार्केट वैल्यू कंपनी की पता करनी है बस। तो स्टॉक एंड डेट अप्रोच में कुछ नहीं करना है, कितना स्टॉक है कितना कर्जा है दोनों जोड़ करके बस उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे जितना कर्जा है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 18.5 करोड़ रुपए, ठीक है, तो ये हो गया उसका डेट। सो हियर इट इज डेट। सवाल यह है कि स्टॉक यानी शेयर कितने के हैं, तो शेयर के लिए डेटा दिया हुआ है कि उसके पास 20 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, 20 लाख शेयर हैं जो मार्केट में खरीदे बेचे जा रहे हैं, ठीक है, 20 लाख शेयर उसके खरीदे बेचे जा रहे हैं, इंटू हर एक शेयर की कीमत 60 रुपए है। तो कुल मिलाकर के 20 लाख इंटू 60 आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और फिर 3 3 6 1 7 0 हो जाएंगे, तो ये 12 करोड़ हो जाएगा। कितना? 12 CR। तो कुल मिलाकर के स्टॉक कितना है, 12 करोड़, और ये जोड़ जाड़ करके आपका 30.50 करोड़ रुपए का इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ डिवेस्टिचर? डीमर्जर में, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट में, पार्शियल सेल ऑफ में, इक्विटी क्रेब आउट में, किसमें जो है प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन आती है? ये सर पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट जब होता है तो वही प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है ना। जो भी पीएसयू है उसमें सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो वो प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वहीं पर जाएगी, ठीक है, जैसा कि बैंकों के साथ होने का प्रयास लगा पड़ा है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आपको कैलकुलेट करना है, डीसीएल, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। न्यूमेरिकल रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल रहेंगे इसमें भी। तो हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज।
तो ये होता है इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, डिग्री ऑफ ये निकलता कैसे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज होता है EBIT अपॉन EBT, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो EBIT से EBIT कट जाता है, तो ये फार्मूला निकल करके आता है। अब हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, EBT चाहिए, अर्निंग बिफोर टैक्स चाहिए, दो चीजें कैलकुलेट आपको करनी है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है सर, पहले देखिए सेल्स कितनी है 20 लाख रुपए की, उसमें से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 40%, तो 20 लाख का 40% कितना हो जाएगा सर 8 लाख रुपए। अब 20 लाख में से 8 लाख घटा देंगे तो 12 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 लाख, ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। उठा करके यहाँ पर 12 लाख लिख लीजिए। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन निकल आया, उसके बाद में फिर क्या करना है, हमें अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना है, अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना होता है। तो 12 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन, देखिए क्या था हमारा 20 लाख रुपए था क्या सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली 12 लाख रुपए की, बचा जो है हमारा कंट्रीब्यूशन कितना 8 लाख रुपए का। ठीक, नहीं सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट निकली थी 8 लाख रुपए और ये बचा हमारा 12 लाख रुपए, और आफ्टर दैट जो है इसमें से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे कितना 10 लाख रुपए, तो हमारा आ जाएगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए क्या बनेगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन हमें चाहिए क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो इसका मतलब आई से मुक्ति लेनी पड़ेगी। आई कितना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से मुक्ति लेनी पड़ेगी। देखिए इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर उधारी जो ले रखी है 10 लाख रुपए की, साल भर में 8%, तो 10 लाख रुपए का 8% कितना हो जाएगा 80,000 रुपए, कितना 80,000 रुपए का ब्याज भरा जा रहा है, तो माइनस 80,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर घटा देंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स बचेगा कितना, ये 1,20,000 रुपए बचता है फ्रेंड्स। ओके, उठा करके यहाँ रख दीजिए, अर्निंग बिफोर टैक्स 1,20,000 रुपए और ऊपर 12 लाख है, ये इसका 10 गुना है 10 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आएगा। देखिए फिर से डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब सेल्स कितनी है 20 लाख की, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम घटा दें तो हमारा आ जाता है क्या, कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसका 40%, इसका 40% निकालते हैं अपन तो 8 लाख आता है। अब 20 लाख में से 8 लाख घटाएंगे तो बचेगा 12 लाख रुपए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल करके 12 लाख आ गया। लिख करके ऐसे रख लीजिए चुपचाप से। अब EBT की तरफ बढ़ते हैं, तो कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल करके आता है। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 10 लाख रुपए दे रखी है, तो 10 लाख रुपए इसमें घटाएंगे तो बचेगा 2 लाख रुपए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख। हमें चाहिए क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी आई से भी छुटकारा लेना पड़ेगा, यानी माइनस आई करना पड़ेगा। सवाल यह है कि आई है कितना, तो भाई 10 लाख का कर्जा लिया है, 8% सालाना का ब्याज भर रहे हो, तो 80,000 रुपए का, 80,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इसको घटाओगे तो 1,20,000 रुपए आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा 1,20,000 रुपए का अर्निंग बिफोर टैक्स। इसको इससे काटोगे 10 टाइम्स आ जाएगा आपका। अगर सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट की जब पीबी रेशियो दिया है तो उस पर भी मैंने क्वेश्चंस करवा रखा है सर, न्यूमेरिकल आई हैव डन। द शेयर ऑफ अ कंपनी आर क्वोटेड एट 40 रुपए पर शेयर। लास्ट ईयर द फर्म हैज पेड डिविडेंड ऑफ 4 रुपए पर शेयर। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ कंपनी इज अप्रोक्सीमेटली 16% पर एनम। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 20% का। तो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पर एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल।
ठीक है। लास्ट ईयर फर्म ने 4 रुपए का शेयर दिया था, यानी ये आपको D0 दिया हुआ है 4 रुपए। एस्टिमेटेड ग्रोथ कंपनी की जो है 16% से ग्रोथ है, इसका मतलब जो है जो डिविडेंड है जी 16% से ग्रो करेगा। फिर आ जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी आर। आर कितना है 0.20, ये दिया हुआ है आपको। आपसे पूछा गया है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर P0 इक्वल टू D1 अपान R माइनस जी। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, अभी हमने किया था। थोड़ा सा फर्क है यहाँ, यहाँ पर D1 डायरेक्ट नहीं दिया, यहाँ आपको सर D0 दिया हुआ है, बस इतनी ही बात है। तो D0 अगर दिया है तो D1 कैसे निकालते हैं, D1 इक्वल टू D0 1 प्लस जी, ये होता है। D0 कितना है सर हमारा 4 रुपए, 1 प्लस जी, जी कितना है सर 0.16, ठीक है। तो 4 इंटू 1.16, 16 चौको 64, 4.64 रुपए हो गया D1। उठा करके यहां रख दीजिए, 4.64 डिवाइडेड बाई आर कितना है, रिटर्न कितना चाहिए 0.20 माइनस जी कितना है 0.16, 4.64 अपान 04, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा सर 116 रुपए। बस यही इतना लॉजिक है इसमें। ठीक है, 116 रुपए। WACC कैलकुलेट करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या करना, वेट इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करके बस जोड़ना होता है। बशर्ते कि यहाँ पर परसेंटेज बना लेकर के 0.35 लिखिए, यहाँ पर 0.10, यहाँ पर 0.05, यहाँ पर 0.08 लिखिए, यहाँ पर 0.60, यहाँ पर 0.16 लिखिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना 8 पंचे 40 और कितने 4 अंक पे डेसिमल, है ना, सही है। और उसके बाद में 16 छक्का 96, इसमें भी 4 डेसिमल पे है। हाँ ठीक है, बस इसको अब जोड़ डालिएगा। गड़बड़ा दिए क्या हम, कुछ तो गड़बड़ कर दिए हमने। यहाँ पर गड़बड़ हुई है, कैलकुलेटर नहीं यूज करने की वजह से ये है, ठीक है। हाँ 0.96। अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 1350.1350, ठीक है। 0.1350 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 13.50 आ जाएगा। ये इतना परसेंटेज हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेटर ना यूज करने की वजह से ये हो जाता है। वी हैव द कैलकुलेटर इन एग्जामिनेशन, तो मुश्किल नहीं होगी, ठीक है।
ये पूरा पैटर्न सिस्टम लिखा हुआ है, वही ये जैसे ये कैसे आया हुआ है वही 0.35 ये है, 0.10 ये है, 0.08 ये है, 0.60 ये है, 0.16 ये है। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ये वेट है और ये कास्ट ऑफ कैपिटल है। हमें निकालना क्या है, WACC है ना, वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल। मल्टीप्लाई करके बस जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट दिस वन। ठीक सर, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। टुडे वी हैड टोटल 30 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब देखिए मैंने मॉड्यूल सी पढ़ाया, आपने देखा होगा हम किसी बहुत ज्यादा गहरी बातों में नहीं गए, बहुत ज्यादा गहरी बातों में कहीं नहीं गए। अगर कहीं पर पीई रेशियो पूछा है तो सिंपल सा फार्मूला पूछ लिया है, डायरेक्ट कंपेरिजन मेथड पूछा है तो सीधे ये पूछा है कि किस चीज के लिए, रियल एस्टेट के लिए यूज किया जाता है, या फिर कौन से मल्टीपल यूज होते हैं, काइंड ऑफ दैट, कौन सा मेथड अवेलेबल है, कौन सा मेथड नहीं है फर्म के वैल्यूएशन के लिए। मतलब ऊपर ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर ही चलता है ना चीजें जो है। मैं अपलोड कर दूंगा फाइल को, नॉट टू वरी। ओके, लास्ट डेज की अपलोड हो गई होंगी मैम मेरे ख्याल से क्लासेस, आई थिंक। लाइव क्लास जो है कल की और आज, मतलब परसों और कल की अपलोड हो गई फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। इट विल बी अवेलेबल, मैं देख लेता हूं फिर भी। ए और बी दोनों अवेलेबल है सर। हाँ, एब्रिवेशन भी पूछ लेते हैं सर, ठीक है। नहीं नहीं, ये देखिए जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर लाइव क्लास, अगर आपको दिखा पाऊं मैं, यहाँ पर सबसे लास्ट में मॉड्यूल ए के जो है टॉप एमसीक्यूज और मॉड्यूल बी के टॉप एमसीक्यूज दोनों ही अवेलेबल हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पर, अगर आप जाएंगे किसमें, लाइव क्लास जून 2025 में, तो उसमें अवेलेबल है। हाँ, सुबह 6 बजे ऐप चल जाएगी, 12 बजे बंद हो जाएगी आज रात में, सुबह 6 बजे चल जाएगी। इट विल बी अवेलेबल एट 6 AM। कुछ वीडियोज आप ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लीजिए, जिनको अगर आपको 12 से 6 के बीच में देखना ही देखना है तो उसके लिए कुछ वीडियो ऑफलाइन डाउनलोड कर लें आप सभी, मेरी निवेदन रहेगी। हाँ, होना चाहिए मैम। रिंकी मैम प्लीज जो है एक बार चेक कर लीजिए, अभी चेक कर लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि टीम ने दिन में ही अपलोड कर दिया था। गुड नाइट सर, गुड नाइट। कल मॉड्यूल डी पर आएंगे हम, ठीक है। कल मॉड्यूल डी डिस्कस होगा। मॉड्यूल डी में हाइब्रिड वाला जो है उसमें एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, हर्डल रेट होता है, कई सारी चीजें हैं जो मॉड्यूल डी से पूछ जाती हैं। जितना ज्यादा डी से पूछा तो उतना सी से नहीं पूछते हैं बल्कि। ठीक है, चलिए गुड नाइट फ्रेंड्स। आपको कल मैं मिलता हूँ सर। अवेलेबल है ना अभी? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है क्लासेस फ्रेंड्स, जो है पीडीएफ भी अवेलेबल है और वो भी कल ये वाली भी अवेलेबल हो जाएगी आपको दोपहर तक।